हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। इस सीरीज में यार हम पूरी जेई की 11th की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम इरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, तो अगर अभी तक तुमने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उसको देख लो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स वगैरह वहीं पर शेयर किए जाएंगे और इसके अलावा तुम्हारे जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो भी तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप के ऊपर। और इसके अलावा तुम्हें होमवर्क भी वहीं पे दिया जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। तो तुम हेडिंग डाल सकते हो रिलेटिव मोशन, और ये हमारा काइनेमेटिक्स का लास्ट पार्ट भी है। इसके बाद काइनेमेटिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन देखो, अभी तक हमने जितना भी मोशन पढ़ा है ना, वो सारा भी एक तरह का रिलेटिव मोशन ही है, क्योंकि मोशन की डेफिनेशन ही वहीं से आई थी कि विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो हम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ही किसी मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमारा ऑब्जर्वर था, अब तक जितना भी हमने एनालिसिस किया है, सब में हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड ऑब्जर्वर था, यानी कि उसका उस ऑब्जर्वर की खुद की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में जीरो हुआ करती थी। बट ऑब्जर्वर तो किसी भी तरह का हो सकता है, उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो भी हो सकती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो एक्सेलरेटेड भी हो सकता है अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जर्वर है तो उसके लिए हम कैसे एनालिसिस करेंगे वही हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो सपोज कि ये तुम्हारा कोई एक पार्टिकल है जो कि इस तरह के कुछ मोशन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से कहीं जा रहा है। मैंने किसी जनरल इंस्टेंट पर बात की, सपोज ये यहाँ पर है, ठीक है, एट किसी भी टाइम टी पर। तो अब हमारे पास जो पहला ऑब्जर्वर था, जो जिसपे हम अभी तक इससे एनालिसिस करते थे, सपोज वो एक ऑब्जर्वर है, ये रहा, ये है हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर। मैं इसको एक्स वाई एक्सिस के थ्रू दिखा रहा हूँ क्योंकि 2D मोशन है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर है। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ऑब्जर्वर, हम्म इस ऑब्जर्वर को मैं वन बोल दे रहा हूँ, तो ऑब्जर्वर वन जो कि हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर भी है, वो जीरो है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी इसका ऑब्वियसली जीरो ही है, और वो भी लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ओ वन भी जीरो है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर है जो कि नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन मतलब जीरो वेलोसिटी वाला मोशन, जीरो वेलोसिटी वाला ऑब्जर्वर है। तो अब हमारे पास सपोज एक और टाइप का ऑब्जर्वर है, ये है ना। इसको मैंने कुछ इस इस तरीके से दिखा दिया, एक्स वाई। तो ये है ऑब्जर्वर टू। इस ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो हम मान रहे हैं कुछ नॉन जीरो है, जिसको हम कुछ वी बोल दे रहे हैं नाम, ठीक है। ये है, और इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। ये एक तरह का ऑब्जर्वर हो सकता है। और एक तीसरी तरह का ऑब्जर्वर भी हो सकता है, उसको मैं यहां बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसा, जो तीसरी तरह का ऑब्जर्वर होगा, इसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है और इसका एक्सेलरेशन भी कुछ नॉन जीरो है, ठीक है, कुछ नॉन जीरो एक्सेलरेशन है। तो इनकी बात तो अभी हम करते रहेंगे। और जो ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स है ना, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को इनर्शियल फ्रेम्स बोलते हैं। तो यार कुछ कनेक्शन का इशू आ गया था। तो देखो मैं ये कह रहा था कि देखो ये तीन तरह के ऑब्जर्वर हैं, जिसमें से ये दोनों ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन जीरो है और ये एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है। तो इस वाले तरह के ऑब्जर्वर को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और ये जो दोनों है तुम्हारे, जिनका एक्सेलरेशन जीरो है, इनको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स बोलते हैं। खैर इनके बारे में डिटेल डिस्कशन एनएलएम के टाइम पे करेंगे, क्योंकि न्यूटन लॉ जितने भी हैं वो सारे इसी तरह की इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं। खैर इस पे बात हम एनएलएम के टाइम पर करेंगे। तो अभी जो हमारा पॉइंट है कि ये पार्टिकल इस तरीके से कुछ मोशन कर रहा था जो हमने बना रखा है, और इसके इस जनरल इंस्टेंट पर हम एनालिसिस कर रहे थे। तो हम अगर ग्राउंड फ्रेम की रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करें, तो देखो वो कैसे होगा। तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ये इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन या फिर ग्राउंड ऑब्जर्वर जिसको हम कह रहे हैं, वो ये होगा, ये दिख रहा है। फिर अगर अब हम इस ऑब्जर्वर पर आ जाएं, ये जो हमने सेकंड वाला लिया है, जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करें, तो हम इस तरीके से इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, ठीक है। अब एक चीज और डिफाइन करते हैं कि इस टू का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वन, क्योंकि टू मूविंग है, उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये आर बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आया क्या क्या बनाया है। तो यहीं से अगर हम ट्राइंगल लॉ इस ट्राइंगल में लगा दें तो हमें साफ साफ दिख रहा होगा, आर बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन प्लस आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू, तुम्हारा आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन दे रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया ताकि तुम्हें यहाँ फिगर के सामने सामने दिख जाए। एक बार ध्यान से देख लो इस चीज को, ये क्या लिखा है। ये ट्राइंगल लॉ लिखा है और कुछ नहीं है। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर तुम्हारा ये वेक्टर दे रहा है, यही लिखा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो आर बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन प्लस, क्या लिखा था हमने, आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू, आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू
आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक। अब वन हमारा क्या था, ग्राउंड ऑब्जर्वर था, तो यहां मैं लिख देता हूं नीचे, वन जो था हमारा वो था ग्राउंड फ्रेम या ग्राउंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम बोल देता हूं। ठीक है। और टू हमारा कुछ ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर टू। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि आर बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, जो हमने ये वाला ऑब्जर्वर माना था। ऐसा कोई भी ऑब्जर्वर हो जो कि एक मूविंग ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ पर इस ऑब्जर्वर को हमने ओ टू बोला था, तो मैं इसको टू बोल रहा हूँ। तो आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू जो तुम्हारा हो जाएगा, वो हो जाएगा आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस आर बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी ऑब्जर्वर के, किसी भी मूविंग ऑब्जर्वर है या किसी भी टाइप का ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट में अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर देखना है, तो तुम ग्राउंड फ्रेम वाले पोजीशन वेक्टर से यूज करके कैसे लिखोगे? तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, किसी भी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर हो, जो कि किसी वेलोसिटी के साथ हो सकता है या फिर वो जीरो वेलोसिटी वाला भी हो सकता है। ठीक है, या कुछ भी हो, किसी भी तरह का ऑब्जर्वर हो, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस आर बार ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ऑब्जर्वर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर इसको तुम ऐसे कह सकते हो आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस आर बार ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका रीजन। ठीक है, इसको तुम वैसे अब आगे समझ लो, तो ये याद तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, समझ में आ गया कि क्या चीज है। ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों करा ये चीज कि प्लस माइनस करके, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर तुम किसी ऑब्जर्वर ओ के रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस इसमें पलट के ऐड कर दो ऑब्जर्वर का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पलट के ऐड कर दो। तो ये लिख भी सकते हो तुम कि फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ओ, हमें क्या करना है, ये चीज करना है। ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि ऑब्जर्वर का पोजीशन वेक्टर, हाँ तो यार मैं क्या कह रहा था कि ऑब्जर्वर का पोजीशन वेक्टर जो है वो पलट करके ऐड कर दो, ऑब्जर्वर का पोजीशन वेक्टर पलट करके ऐड कर दो। अब इसका मतलब समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो ये समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस आर बार ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इस तरीके से। तो यहीं से तुम लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसी को डिफरेंशिएट किया हमने बेसिकली, डी बाई डी टी कर लो। ठीक है, तो यहाँ से तुम सिंपली लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस पलट करके ऐड करोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और सेम गोज फॉर एक्सेलरेशन, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो तुम यहाँ से लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये है। तो ये जो चीजें हैं इनका मतलब क्या है, तो मतलब ये है सिंपली, मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ अगर, कि सपोज ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये एक रोड है। ठीक है, इस रोड पर ये एक कार है जो कि 10 की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और मैं डायरेक्शन को आई कैप बोल दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे 1D है पूरा, ये एक ही है। ठीक है, इसको अब इसमें वाई मत मानने लग जाना। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, केवल एक डायरेक्शन में मोशन देख रहे हैं अभी, 1D से तुम्हें समझ में जल्दी आ जाएगा। और सपोज ये एक गाड़ी और है, ये मैंने एग्जांपल वैसे काइनेमेटिक्स की पहली क्लास में भी लिया था। इसमें एक और आदमी बैठा है जिसको हम बोल देते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर, ये हमारा ऑब्जर्वर जो ग्राउंड ऑब्जर्वर था O1, इसको मैंने बोल दिया O2, और ये कार खुद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक। अब मैं अगर बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ, और इस कार को मैं कुछ बोल दे रहा हूँ कार थ्री, ठीक, इसको थ्री बोल दे रहा हूँ। तो अगर मैं आप बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू वन क्या होगी, तो वो तो 10 आई कैप होगी, दिख रहा है। वेलोसिटी ऑफ
टू विद रिस्पेक्ट टू वन क्या होगी, वो 5 i कैप होगा, दिख रहा ही होगी, वो तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जैसे हम अभी तक एनालिसिस करने आए थे। पर अगर मैं अब ये बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगी, तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या प्लस करके इसमें उल्टा करके ऐड कर दो, वही चीज है ना, ठीक है। ये हो गया। तो हमने क्या किया इसमें, वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखने के लिए वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 जो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में थी, वो हमने वैसे के वैसे रखा, और उसमें पलट करके ऐड कर दी वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अगर 1 को ग्राउंड लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हमारे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी थी, उसी को हमने पलट करके ऐड किया है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 ये चीज मिल गई है। तो देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसको रोक दो, मतलब इसको भी ऐसे 5 की स्पीड दे दो तो ये रुक गया, ठीक है। और इसको भी 5 दे दो, तो पलट करके तुमने 5 को ऐड कर दिया इसमें। तो 10 था, उसमें तुमने पलट करके ऑब्जर्वर की स्पीड जो कि 5 i कैप थी उसको ऐड कर दिया, यानी कि तुमने क्या किया, 10 i कैप तो 1 के रिस्पेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 3 की स्पीड थी, प्लस तुमने पलट करके ऐड कर दी 5 i कैप जो कि O2 की स्पीड थी, O2 की वेलोसिटी थी, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा 5 i कैप। तो नेट 5 की तरफ दिख भी रहा है, ये दिख भी रहा है, इनका रिजल्टेंट नेट 5 इस साइड ही आएगा, ठीक है। तो वही चीज है। तो जिस जहां से हम देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी को पलट करके ऐड कर देंगे, तो हमें उस चीज की वेलोसिटी जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जैसे हमें 3 की वेलोसिटी बतानी थी 2 के रिस्पेक्ट में, तो 3 की वेलोसिटी में हम 2 की वेलोसिटी को पलट करके ऐड कर देंगे। या फिर तुम उसको, मैं वैसे बोलना तो ये चाहिए कि 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट वो सब्ट्रैक्ट में समझ में नहीं आएगा, वेक्टर्स को हमेशा आप इस तरीके से देखा करो। तो 2 को पलट करके ऐड कर देंगे, तो हमने क्या किया, 10 में इस 5 को पलट करके ऐड कर दिया, तो हमें इस तरफ 5 मिल गई, जो कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यही चीज है, और ये 2D में भी चलेगा, ये 3D में भी चलेगा। तो ये 1D से तुम्हें मैंने विजुलाइज करा दिया, बाकी मेन चीज ये है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ से आया है तो तुमने देख ही लिया ऊपर से पूरा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो तुम पढ़ चुके हो अभी, ठीक है। तो आओ देखते हैं, वो 2D का एग्जांपल है कि सपोज ये हमारा कोई ऐसा एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा u1 वेलोसिटी से, u1 बार इसकी इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टोरली लिख दिया, u1 और थीटा उस तरीके से करते, बट मैंने वेक्टोरली लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा अपना, ठीक है। तो यार मैं ये कह रहा था कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने u1 वेलोसिटी से छोड़ा, तो वो इस तरीके से कुछ अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करके जाएगा। और एक और प्रोजेक्टाइल हमने ले लिया, सपोज u2 इनिशियल वेलोसिटी से इसको हमने छोड़ा, ये कुछ इस तरीके से अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब इसकी कुछ भी रेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब किसी जनरल इंस्टेंट पर, किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी होगी तुम्हारी v1, मैं बोल दे रहा हूँ v1 बार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v2, ठीक है। ये पैरेलल सा लग रहा है बट पैरेलल नहीं है, ठीक है, पैरेलल मत समझ लेना इसको, कुछ भी हो सकता है ये जनरली, ठीक है। v2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हें वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बताना हो, तो मतलब 1 पर बैठ जाओ और 2 को देख रहे हो, तो कैसे बताओगे। या फिर मैं ऐसा कह देता हूँ, चलो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बताना है, क्या होगी। तो आओ देखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हारी v1 बार है, गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हारी v2 बार है, जो कि गिवन है, ठीक है। तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जो हो जाएगी, वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस, पलट के ऐड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी v1 बार माइनस v2 बार, ठीक। अब ये v1 और v2 हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखो जो पहला प्रोजेक्टाइल था उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी थी u1 बार, तो अगर हम उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम लिख सकते हैं v1 बार इज इक्वल टू u1 बार प्लस g बार t, ठीक है। जी बार यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, जी बार तुम्हारा माइनस जे कैप में होता है। वो सब तो हम आई देख के तो अभी कर ही नहीं रहे, ठीक है, वेक्टोरली चल रहा है पूरा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली जो तुम्हारा v2 बार है, उसको तुम u2 बार प्लस जी बार टी लिख सकते हो सिमिलरली ऐसे ही। तो अब मैं अगर यहाँ से v1 बार माइनस v2 बार कर दूं, तो ये तुम्हारा सिंपली हो जाएगा u1 बार माइनस u2 बार, और जी बार टी एक दूसरे से कट जाएगा, तो बस इतना ही बचेगा, ठीक है। तो अब हम जो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिख रहे थे, वो तुम्हारा निकल करके आएगा u1 बार माइनस u2 बार, ये। तो ये जो है ना, ये बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आ गई। ऐसा पता है क्यों हुआ।
ये कांस्टेंट क्यों है, थोड़ा सोचो। 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट क्यों आई? मतलब अगर मैं 2 पर बैठ जाऊं तो मुझे 1 की वेलोसिटी कांस्टेंट दिखेगी पूरे टाइम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ 1 है ना, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 है, वो सेम है, दोनों ही जी बार है ना, जो कि माइनस जी जे कैप भी तुम कह सकते हो, ठीक है, इस तरीके से अगर आईजे में देखना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो जी बार है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए ये चीज कांस्टेंट आई। अगर कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन इन दोनों फ्रेम्स के बीच में होता ना, तो तुम्हारी ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती। तो ये एक बात यहाँ पे पॉइंट की थी कि ये कांस्टेंट आई वैल्यू इसलिए क्योंकि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। रिलेटिवली दोनों के बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों पर ग्राउंड फ्रेम में जी बार एक्सेलरेशन है। बट अगर हम एक के फ्रेम में दूसरे को देख रहे हैं तो रिलेटिवली कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इस वजह से एक की वेलोसिटी दूसरे के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, अब इसके बाद हम एक अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, बट उससे पहले एक चीज और समझ लो। एक तरह के क्वेश्चन तुमसे इसमें बार बार पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ही है, ठीक है, जो अब हम देख रहे हैं एक एक करके। फिर इसका कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स कर लेंगे। सपोज ये ग्राउंड है, ठीक, ये ग्राउंड है, और ये एक टावर है, ठीक है, इस तरीके का। इसकी कुछ हाइट होगी, सपोज एच बोल दे रहा हूँ मैं हाइट को, और ये एक हाइट पर ये, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ये टावर है। तो अब हमने क्या किया, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सपोज यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा है O1, और यहाँ से एक पार्टिकल को हमने इस तरीके से कुछ वेलोसिटी से छोड़ा, ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ V0 बार, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई और ऑब्जर्वर है O2, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कुछ और एंगल पे ऐसे इस तरीके से एक पार्टिकल को छोड़ रहा हूँ, जिसकी कुछ वेलोसिटी सपोज √3 V0 या कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, एट एन एंगल थीटा छोड़ रहा हूँ, ठीक। तो अब क्या है ना कि इस पे कई तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर इस तरीके की, इसमें दो तरह की चीजें बेसिकली पूछी जाएगी। एक तो ये पूछता है कि कंडीशन बताओ कि ये पार्टिकल, इस पार्टिकल मतलब पार्टिकल, ये वाला जो अरे यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, तो अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हिट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीजें इसमें पूछता है। तो इसमें पूछता है पहली चीज, एक तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि ये हिट करे उसके लिए कुछ कंडीशन पूछता है कि थीटा एंगल बता दो, या कुछ ऐसी कोई एक चीज वेरिएबल कर देगा इसमें, वेलोसिटी या थीटा या कुछ। फिर तुमसे पूछेगा कि ये हिट करते हैं उसके लिए कंडीशन क्या होगी, एक चीज। दूसरी चीज ये पूछता है कि सारी कंडीशन दी हुई है, उसमें पहले तो चेक करो हिट कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो मिनिमम सेपरेशन क्या है इनके बीच का, ये बताना होता है। तो देखो, अगर इसमें बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करते हैं ना, कि कहीं एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ बैठ गया, तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में अब इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसकी वेलोसिटी पलट करके इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये √3 V0 तो मेरे पास है ही, तो मैं इसमें अब एक ये V0 और ऐड कर दूंगा, यहाँ पर बैठ गया, और इसको मैं हटा दूंगा। तो अब मेरा केस कुछ ऐसा बन गया, ये √3 V0, ये V0, ठीक है। और इसको अगर मैं रिजॉल्व भी कर लेता हूँ तो इस तरीके से कुछ ये √3 V0, अगर मैं इसको रिजॉल्व भी कर लूँ तो, नहीं चलो एक मिनट, रिजॉल्व नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब इसका रिजल्टेंट कुछ आएगा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब वो रिजल्टेंट कैसा भी हो सकता है, सपोज, है ना। सपोज रिजल्टेंट ऐसा आया यहाँ से, तो एक से हो सकता है कि ये रिजल्टेंट कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। एक ये हो सकता है कि ये रिजल्टेंट बिल्कुल ओवन से पास करते हुए गया, ठीक है। और एक ये हो सकता है कि ये रिजल्टेंट ऐसे गया, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी केस हो सकता है, तो तीनों केस में तो मैं दिखा देता हूँ। तो अभी इस डायग्राम पे मत जाना, ये √3 V0 कैसा भी हो सकता है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए समझने में, ठीक है, वरना अभी दिक्कत आ जाएगी। तो ये देखो इस तरीके से √3 V0 था, ठीक है, और ये एंगल थीटा। तो अब इनका रिजल्टेंट तीन तरीके से हो सकता है। तो पहला हो सकता है कि रिजल्टेंट ऐसा जाए, यहाँ से कुछ दूरी से निकल जाए, ठीक, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है रिजल्टेंट की कि वो बिल्कुल इस पे हिट करते हुए जाए, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको रोक दिया, इसके रिस्पेक्ट में सारी एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, पलट करके ऐड भी कर दिया है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से जाए, इधर से कुछ दूरी से, ठीक है। तो अगर ये इन दोनों में से कुछ है, ये वाले में से, सॉरी, हाँ, ये वाले में से और ये वाले में से कुछ है, तो इनसे पूछता है कि मिनिमम सेपरेशन कितना हुआ। तो मिनिमम सेपरेशन के लिए क्या करोगे तुम, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर मिनिमम। या फिर अगर इधर वाले केस के लिए पूछे तो यही करोगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा आर मिनिमम। तो या तो ये आर मिनिमम पूछता है, या फिर ये इनका रिजल्टेंट
को मतलब किस एंगल पर रखें या क्या करें, वी नॉट की वेलोसिटी कितनी रखें उसके लिए, ताकि जो है ये यहाँ पर हिट कर जाए, ये वाली कंडीशन होता है। ये दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें करना ये होता है कि एक पर बैठे और दूसरे को रोक दिया, ठीक है। अब इस एक के रिस्पेक्ट में सारे एनालिसिस कर रहे हैं, फिर ज्योमेट्री का यूज करके तुम ये आर मिनिमम निकाल सकते हो, या फिर तुम्हें अगर ये कंडीशन पूछिए कि ये हिट करे तो उसके लिए क्या हो, तो वो निकाल सकते हो। आगे क्वेश्चन करेंगे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो अभी बस मेरा मकसद ये था कि तुम्हें बताना था कि इसमें करना ये होता है कि एक पे बैठ के दूसरे को देखा जाता है, तो एक को रोक देते हैं और दूसरे पे बैठ के पूरी एनालिसिस करते हैं, बस यही है। आगे बढ़ते हैं। तो यार अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो तुम लोग क्वेश्चन नोट करो। तो क्वेश्चन है, तो इसमें फिगर है बेसिकली, तो मैं बता देता हूँ इस तरीके से। हम्म, ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस, इस तरीके से गिवन है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस। अब इसमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल ए है जो कि वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से। और इधर एक पार्टिकल बी है जो कि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन की तरफ आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी u से, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। और इनिशियली इनका सेपरेशन जो है वो कि सॉरी, इनिशियली इनका जो सेपरेशन है वो ऐसा है कि ये यहाँ से a डिस्टेंस दूर है और ये यहाँ से, यार थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, समझ जाना, b डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ये इनिशियल सेपरेशन है, ए कॉमा बी जो है वो इनिशियल सेपरेशन है, ठीक है। पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा वरना बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे इनिशियल सेपरेशन है, और बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, और ए जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और दोनों ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहली चीज तो पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट सेपरेशन, शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। और दूसरी चीज पूछ रहा है टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट सेपरेशन क्या होगा, टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट सेपरेशन क्या होगा। तो किस टाइम पर इनके बीच में शॉर्टेस्ट सेपरेशन होगा और शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितना होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस है, तो अब तुम इसको सॉल्व करो, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। तो और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो, पहले तो हमें इन दोनों के बीच का सेपरेशन शॉर्टेस्ट करना है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू जो है वो जब मिनिमम हो तभी शॉर्टेस्ट सेपरेशन होगा। हाँ, तो यार मैं ये कह रहा था कि जब एक का पोजीशन वेक्टर दूसरे के रिस्पेक्ट में मिनिमम हो, यानी कि तुम किसी एक पर बैठे हो दूसरे को देख रहे हो, तो जब उनके बीच का जब मतलब फिर एक के रिस्पेक्ट में जब दूसरे का पोजीशन वेक्टर लिखोगे, मतलब एक पर बैठकर दूसरे को देख रहे हो, तो जब दूसरे को देख रहे हो तो जब वो डिस्टेंस मिनिमम होगा उसी टाइम शॉर्टेस्ट सेपरेशन होगा। तो किसी एक का पोजीशन वेक्टर दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख लो और फिर उसको मिनिमम कर दो, तो वो जिस टाइम पर मिनिमम होगा वो टाइम हमें निकालना है, और उस समय कितना सेपरेशन होगा ये भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिकली एक का पोजीशन वेक्टर दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखना है, पहला टारगेट हमारा। तो देखो, तो ये है ए, ये है बी, तो हमें आर बार ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिख ले पहले तो, फिर हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल ए लिख लेते हैं, ठीक है, आर बार ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमें लिखना है कि क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आर बार ऑफ ए चाहिए और आर बार ऑफ बी चाहिए, मतलब ए और बी दोनों का पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए। तो पहले ए का लिखने की कोशिश करते हैं, आओ। तो ए का लिखेंगे कैसे, देखो, अब वैसे तो मैं नीचे की तरफ भी वाई एक्सिस पॉजिटिव मान सकता है, बट जो गिवन है ना एक्स वाई, उसी के हिसाब से चलते हैं। तो अगर ए का पोजीशन वेक्टर एट एनी जनरल टाइम टी लिखना चाह रहे हैं, है ना, सपोज यहाँ से कुछ टी टाइम बाद ये यहाँ आ गया आफ्टर टी टाइम, ठीक, ये अभी भी वही वेलोसिटी वी से चलते जा रहा है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वी टी डिस्टेंस नहीं कवर किया होगा। उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने यहाँ से यूटी डिस्टेंस नहीं कवर किया होगा, है ना। तो इस जनरल एट टाइम टी है, ये दोनों चीजें हमने लिखा है एट एनी टाइम टी, किसी जनरल टाइम पर हमने एक चीज लिख ली, ठीक। तो अब y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, बेसिकली हम पहले गए माइनस का b, मतलब b माइनस गए और फिर vt ऊपर आ गए, पहले
माइनस बी नीचे गए और फिर वीटी ऊपर आ गए, ये किया हमने। तो हम इसको माइनस बी प्लस वीटी लिख सकते हैं क्या, वाई वाई कोऑर्डिनेट, इस मतलब ए का जो पोजीशन वेक्टर है, माइनस बी प्लस वीटी। ठीक है, तो बस यही है। आर बार ऑफ ए जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो होगा माइनस बी प्लस वीटी। और आर बार ऑफ बी लिखना चाहूं अब मैं, तो वो क्या होगा, उसको देखते हैं। इसमें हमने वही सेम चीज कि हम पहले यहां से पूरा ए डिस्टेंस गए और फिर यूटी वापस आ गए, यानी कि एक्स में माइनस ए गए फिर। हाँ यार, तो ये ए का पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया था माइनस बी प्लस वी टी जे कैप, और बी का पोजीशन वेक्टर हम लिख लिया माइनस ए प्लस यू टी आई कैप। ये हो गया तुम्हारा आर बार ऑफ ए और आर बार ऑफ बी। अब हम आर बार ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आर बार ऑफ ए माइनस आर बार ऑफ बी। तो लिख दो यार, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस वी टी जे कैप माइनस माइनस ए प्लस यू टी आई कैप। ठीक है, ये हो गया, ये हमने लिख लिया। अब इसी को हमें मिनिमम करना है, मतलब इसके मॉड को बेसिकली हमें मिनिमम करना है। मॉड को क्यों, क्योंकि डिस्टेंस वही है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो ए का रिस्पेक्ट, ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हमें मिनिमम कर दे तो मिनिमम सेपरेशन वाला टाइम हमें मिल जाएगा, और मिनिमम सेपरेशन भी वहीं से आ जाएगा। तो इसको हमें पहले लिख लेते हैं क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो माइनस ए प्लस यू टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस वी टी का होल स्क्वायर। ये समझ में आया ना कैसे लिखा है। ठीक है, वो माइनस था उसको माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वही चीज है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसको हमें मिनिमम करना है, इसको हमें मिनिमम करना है, मतलब इसका जो डी बाई डी टी है उसे हम जीरो करेंगे। तो इस पूरी चीज का हमें डी बाई डी टी जीरो करना है। तो अगर मैं अंदर वाली चीज को जेड बोल दे रहा हूँ, इस पूरी चीज को जो अंदर लिखा है ना, यानी कि पूरा रूट जेड हो गया। तो ये जो जेड है, मैंने वो बोला है ए माइनस ए प्लस यूटी का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस वीटी का होल स्क्वायर, ये मैंने इसको जेड बोल दिया। तो हमें डी जेड बाई डी टी जीरो करना है, तो आओ सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी जेड बाई डी टी। ठीक है, तो माइनस ए प्लस यू टी, ये तो हो जाएगा टू इंटू माइनस ए प्लस यू टी, और फिर अंदर आएगा चेन रूल से यू। ठीक है, प्लस टू माइनस बी प्लस वी टी, फिर अंदर चेन रूल से तुम्हारा निकल करके आएगा वी, और इसको हमें जीरो करना है। तो टू से टू तो पहले हटा दो। अब यहां से लिखो माइनस ए यू प्लस यू स्क्वायर टी माइनस बी वी प्लस वी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो। ठीक, यहां से लिख सकते हो टी कॉमन लेकर के यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ए वी और बी, ए यू और बी वी उधर ले जाएंगे तो ए यू प्लस बी वी। ठीक, जो तुम्हारा टाइम निकल करके आएगा यहाँ से वो हो जाएगा ए यू प्लस बी वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस टाइम पर सेपरेशन मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट का तो आंसर आ गया, टाइम एट टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट सेपरेशन। अब शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितना होगा, तो ये था शॉर्टेस्ट सेपरेशन का मैग्नीट्यूड, इसी में पुट कर दो यार वैल्यू, है ना। तो फॉर शॉर्टेस्ट सेपरेशन, हाँ यार, तो यहाँ से लिख सकते हो कि फॉर शॉर्टेस्ट सेपरेशन जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी था, ये पहले हम लिखेंगे क्या था, वो ये गिवन है माइनस ए प्लस यू टी का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस बी प्लस वी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ माइनस ए प्लस यू टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस वी टी का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें ये टाइम की वैल्यू रखनी है जो ऊपर रखी है। ठीक है, तो और रखते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे यहाँ से इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस ए प्लस यू के साथ मल्टीप्लाई होगा ए यू प्लस बी वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए यू प्लस बी वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस वी के साथ मल्टीप्लाई होगा वही ए यू प्लस बी वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करते हैं आगे, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस ए यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी बी वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इस पूरे का, हाँ ठीक है, ये अपन ने सही कर लिया, ये इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस ए वी यू
प्लस बी वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लिया तो माइनस ए यू स्क्वायर माइनस ए वी स्क्वायर प्लस ए यू स्क्वायर प्लस बी वी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस माइनस बी यू स्क्वायर माइनस बी वी स्क्वायर प्लस ए वी यू प्लस बी वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये पूरा होल स्क्वायर था ना, और यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक, आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ए यू और प्लस ए यू इधर से चला जाए, ए यू स्क्वायर चला जाएगा, और इस वाले में माइनस बी यू सॉरी माइनस बी वी स्क्वायर और प्लस बी वी स्क्वायर चला जाएगा। तो ये बनेगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस ए वी स्क्वायर प्लस बी वी यू बचा है तो वी कॉमन ले लेता हूँ और वी का स्क्वायर करके बाहर निकालूंगा, तो वी स्क्वायर और अंदर जाएगा माइनस ए वी प्लस बी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर मैं इसमें देखो माइनस बी यू स्क्वायर प्लस ए वी यू है, तो यू स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। वैसे मैंने यू निकाला बट वो स्क्वायर होकर बाहर आएगा क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो वो यू स्क्वायर, अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जो बचेगी बचेगी माइनस बी यू प्लस ए वी, ठीक, अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब एक चीज तुम ध्यान दो, अगर तो ए वी माइनस बी यू, ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं इसको वी स्क्वायर रखता हूँ और ये बी यू माइनस ए वी का जो होल स्क्वायर है उसको मैं ए वी माइनस बी यू का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, मतलब माइनस से माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मतलब ए बी, सॉरी समझ रहे हो ना, बी यू माइनस ए बी का जो होल स्क्वायर है वही ए बी माइनस बी यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमने किया क्या है कि माइनस वन और फिर इंटू माइनस वन, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा बी यू माइनस ए बी का होल स्क्वायर था पहले, अब ये ए बी माइनस बी यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे किया समझ रहे हो ना। बेसिकली किया क्या है इसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। इस पूरी चीज में हमने माइनस वन इंटू माइनस वन किया है, ठीक है। तो एक माइनस वन से तो हमने इसका साइन बदला है, जो हमने यहाँ पे ए बी माइनस बी यू कर दिया। दूसरे माइनस वन को हमने अलग से रखा है बाहर, और उसका स्क्वायर करके तुम बाहर निकाल दोगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, तो ये यहाँ वन हो जाएगा और ये माइनस वन हट जाएगा। इस तरीके से समझे, समझाने के लिए, बाकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ए बी माइनस बी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस, हाँ तो यार अब आगे देखो, तो ये हो गया, ठीक है, अंदर, और ये स्क्वायर था, और प्लस ये यू स्क्वायर तो है ही है, और ये भी वही है ए बी माइनस बी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो पूरी चीज है ना, ब्रैकेट देखो दोनों साइड का सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अपना बनेगा ये ए वी माइनस बी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा कॉमन बन जाएगा, ठीक है। मैंने सही लिखा है ना अभी तक पूरा। हम्म, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और फिर अंदर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करो कॉमन लेके जो हमने वो किया, इधर से आएगा वी स्क्वायर और उधर से आएगा यू स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो अब क्या बनेगा ना, ये बेसिकली ये करने के बाद तो अब बचेगा ऊपर ए वी माइनस बी यू का होल स्क्वायर, और नीचे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, और फिर वो उधर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक बार कट जाएगा तो बचेगा केवल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा ए वी माइनस बी यू अपॉन अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये होगा शॉर्टेस्ट सेपरेशन, ठीक है। इसमें मेरे को डाउट है कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, वैसे मेरे ख्याल से नहीं हुई है, देख तो लिया पूरा। बाकी तुम एक बार खुद से जब तुम करोगे तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से यही है। टाइम तक तो मुझे को कंफर्म है कि हमने सही सॉल्व किया है, ठीक है, ये हमने सही सॉल्व किया है। इसके बाद यहाँ रखने में हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, वैसे लग तो नहीं रहा है। अगर हुई होगी तो तुम एक बार चेक कर लेना। बाकी आंसर ही आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, ये हो गया, ठीक है। हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे किस किस टाइप की चीजें आती है, तो एक और टाइप है जो कि जिस टाइप की चीज तुमसे हमेशा रिलेटेड में पूछी जाती है। तो देखो, एक केस है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज ये हमारा एक ट्रक गिवन है इस तरीके से, ये है ट्रक, ठीक है, ये हो गया। ये कुछ तो ऐसे रोड पे चल रहा है, और इस ट्रक की वेलोसिटी है वी नॉट, और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक जो है ना वो जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेसिकली, तो वो जीरो है।
ठीक है। इतना हमें गिवन है कि एक ट्रक है जो कि वी नॉट वेलोसिटी से ग्राउंड पे चल रहा है, जिसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है। ठीक है। और इस पर हमने, इस ट्रक पर खड़े होकर के हमने यहां से एक प्रोजेक्टाइल जो है ऐसे छोड़ा, वी नॉट वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है। तो ये हमने ट्रक पर खड़े होकर के छोड़ा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस जगह पर खड़े होकर के हम किसी भी मोशन को कर रहे हैं उस जगह की वेलोसिटी अपने आप उसमें आ जाती है। ठीक है। मतलब ट्रक के रिस्पेक्ट में हमने वी नॉट एट एन एंगल थीटा छोड़ा है। चलो अभी हम देखते हैं इस पे कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखो, बेसिकली ये तो थी ट्रक की इंफॉर्मेशन जो ये गिवन थी। अब हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, जो बॉल हमने यहाँ पे छोड़ी है वो हो जाएगी तुम्हारी वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। और हमने इस डायरेक्शन को बेसिकली एक्स लिया है, और पॉजिटिव एक्स, और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव वाई लिया है। ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, जहां से हमने थ्रो किया है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या होगा? तो देखो, ट्रक का एक्सेलरेशन तो 0 है। ठीक है। और बॉल का एक्सेलरेशन होगा माइनस जी जे कैप, मतलब ग्रेविटी। ठीक है। तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक माइनस जी जे कैप होगा। अब तो मैं एक डाउट हो सकता है कि ये जो ग्रेविटी है नीचे की तरफ जी जो लग रही है, ये ग्रेविटी तो ट्रक पर भी लग रही है, तो हमने ऐसा क्यों कहा कि बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक माइनस जी जे कैप है? देखो, ट्रक में क्या है, ये वैसे तुम एनालाइज करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट बात ये है कि ग्रेविटी तो लग रही है इस पर, तो उस ग्रेविटी की वजह से इसका जो वेट है वैसे नीचे की तरफ लग रहा होगा, इस ट्रक का वेट। बट इसको यहाँ से और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, जो कि वेट के बराबर होगा। ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन इसका वाई में 0 हो जाएगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होगा वो भी प्लस जी हो जाएगा। अगर तुम इस तरह इसको माइनस जी बोल रहे हो, तो माइनस जी तो ग्रेविटी की वजह से, प्लस जी इसमें आ जाएगा एक्सेलरेशन नॉर्मल की वजह से, जिसकी वजह से बैलेंस आउट हो जाएगा और इस पर नेट एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 0 होगा। ठीक है। तो इसको तो एनालाइज पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी यही है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक माइनस जी जे कैप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक्स कोऑर्डिनेट, अब ये हो गया तुम्हारा बॉल का एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, है ना? ये हो गया। ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक अगर मैं लिखने को बोलूं यहाँ से, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो वो सिंपली तुम्हारा जो बॉल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है, यानी कि वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, जितने भी टाइम, जो कि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन उसमें 0 है, यू टी वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे तो एक्सेलरेशन 0 है, तो यही रहेगा। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन 0 है, और एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारे इस तरीके से वेरी करेगा। और फिर वाई ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक लिखना चाहोगे तो वो हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसमें। ठीक है। तो y भी लिख लिया, x भी लिख लिया, इस तरीके से। ठीक है। बट ये तो सारी बात हो गई बॉल के, जो हमने ट्रक के फ्रेम में बैठ करके बात की होगी, ट्रक में बैठ करके हम ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये क्या होगी? तो देखो, जो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक होती, वो होती तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो तुम्हारी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक चीज समझ में आई कि अगर हम ट्रक पर बैठ करके किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे किया, ट्रक पर बैठ करके हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो हमारे मतलब जो है, हम ट्रक के फ्रेम में तो उसका एनालिसिस बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे ग्राउंड फ्रेम में वी नॉट कॉस थीटा, ट्रक के फ्रेम में इसकी एक्स में वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा होगी, वाई में वी नॉट साइन थीटा होगी। बट अगर ग्राउंड फ्रेम में देखें तो एक्स में वेलोसिटी देखो, क्योंकि वाई में तो वो है ही नहीं एक्सेलरेशन। बाकी अगर एक्स में ग्राउंड फ्रेम में अगर हम बैठ के देखें, एक्स की एनालिसिस करते हैं, तो ट्रक के फ्रेम में जो एक्स की वेलोसिटी थी वो थी वी नॉट कॉस थीटा, बट ग्राउंड फ्रेम में अब उसमें ट्रक की वेलोसिटी भी ऐड होगी। तो ट्रक की वेलोसिटी क्या है, वी नॉट आई कैप, तो वो भी ऐड होगी। तो जहां पर बैठ, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब बॉल की बात की तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जहां पर बैठकर थ्रो कर रहे हैं ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी में
हाँ तो मैं यार ये कह रहा था कि जहां पर बैठकर थ्रो कर रहे हैं ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी में उसकी वेलोसिटी भी ऐड होगी। समझ में आया? जैसे ट्रक पे बैठ के थ्रो कर रहे हैं तो ट्रक की वेलोसिटी भी ऐड होगी ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी मिलने के लिए। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गया, ये हमने यहाँ पे लिखा विद वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक थी तुम्हारी वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, और तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी वी नॉट आई कैप। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा वी नॉट, एक मिनट यार, वी नॉट कॉस थीटा प्लस वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। तो अब एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट कॉस थीटा प्लस वी नॉट इंटू टी, है ना, किसी भी टाइम पर अगर लिखना हो। ठीक है। और वाई ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वी नॉट साइन थीटा टी। ठीक है। तो अब मैं बोलूं अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो हमने इस ट्रक पर बैठ करके फेंका है इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं पूछूं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें पता है टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी होता है, यानी कि टू वी परपेंडिकुलर बाई जी होता है। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर जी में तो कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं ट्रक में और इसमें, ठीक है, जी में तो बराबर ही है। ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिंपली दिख ही रहा है कि जो इस पूरे मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हो जाएगा टू वी नॉट साइन थीटा बाय जी। समझ में आया? ठीक है। तो इसमें तो क्योंकि ये वाई के मोशन पर डिपेंड करता है और वाई में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है इन दोनों के बीच। ठीक। तो ये हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा। हम्म। तो जो तुम्हारा बेसिकली एक्स में कितना चला अगर मैं ये पूछूं, है ना, कि एक्स में कितना चला, तो एक्स ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक जो था वो तो तुम्हारा वी नॉट कॉस थीटा टाइम था। ठीक है। और एक्स ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो था वो तुम्हारा था वी नॉट कॉस थीटा प्लस वी नॉट इंटू टी। तो एक्स में कितना मूव हो गया जब ये पार्टिकल पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करके वापस ट्रक पे गिरा, अगर ये क्वेश्चन हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट कॉस थीटा प्लस वी नॉट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टिल द पार्टिकल फॉल्स बैक अगेन ऑन ट्रक। तो बेसिकली अब इसका पूरा मोशन अगर हम विजुलाइज करेंगे कैसा हुआ, तो देखो, ये था हमारा ट्रक इस तरीके से। ठीक है। ये हो गया, ये रोड थी, है ना, ये था ट्रक। तो इस पर हमने इस तरीके से वी नॉट से छोड़ा था थीटा एंगल पर, तो इसने कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन किया। ठीक है। और ये आकर के यहाँ पर ट्रक के एंड पर सपोज गिर गया। ठीक है। अभी मैं मान रहा हूँ ट्रक के एंड पे गिर गया। ठीक है। ये कहीं पीछे गिरा होगा। तो ये होता अगर ट्रक रुका हुआ होता, बट इस पूरे मोशन के दौरान जो तुम्हारा ट्रक है ना, वो भी कुछ वी नॉट टी आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, क्योंकि वी नॉट से चल रहा था। हाँ तो यार मैं ये कह रहा था कि इस पूरे मोशन के दौरान ये ट्रक कुछ वी नॉट टी आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, बेसिकली तो ट्रक कुछ इस तरीके से सपोज आगे बढ़ गया। ये जो जितना आगे बढ़ा इसको मैं बोल देता हूँ वी नॉट टी टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इतनी देर में तो ये पार्टिकल बेसिकली यहाँ ना गिर करके यहाँ गिरेगा। ठीक है। तो ये पार्टिकल एक्स में बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर जाकर के गिरेगा, इसका मोशन कुछ इस तरीके का होगा और ये यहाँ जाकर के गिरेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रक भी आगे बढ़ गया है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक तो ट्रक के रिस्पेक्ट वाला प्लस ट्रक वाला जोड़ करके ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये मोशन हुआ है इसका। तो इस तरह की चीजें आती है तुम्हारे इसमें। ठीक है। तो कैसे एनालिसिस करना है ये समझ में आ गया। मेन पॉइंट यहाँ पर पकड़ने वाला ये था कि हमने ये जो वी नॉट से थीटा एंगल पर फेंका है ये हमने ट्रक के रिस्पेक्ट में फेंका है। ये जो हमने फेंका है ये हमने ट्रक के रिस्पेक्ट में फेंका है। ठीक है। और उसके बाद इसकी हमने इस तरीके से लिख ली, ट्रक के रिस्पेक्ट में सारी चीजें लिख ली। उसके बाद हमने इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर लिखने की कोशिश की तो वो हमने यहाँ से, क्योंकि उसमें ट्रक की स्पीड ऐड होगी, ये एक पॉइंट है जो पकड़ने वाला है
कि जहां पर बैठ करके फेंक रहे हैं उसकी वेलोसिटी ऐड करेंगे अगर हम विद रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी में, तब हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिलेगी। ये दिख भी रहा है, ठीक है, ये हो गया। और इस तरीके से टाइम ऑफ लाइट इसमें क्योंकि वाई पर डिपेंड करता है केवल, तो ये यही रहेगा, दिख रहा है। और उसके से तुम इस तरीके से पूरा निकाल सकते हो कि एक्स में कितना चला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या और भी कोई चीज जो जो पूछा हो, तो क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा इसमें। तो ठीक है, इतना ही है। अब देखो आगे। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, ठीक है, इसको तुम खुद से सोचना। सपोज, है ना, तुम्हारे पास इस तरह का केस है कि ये एक सपोज ट्रेन है, ठीक है, अभी के लिए इसको मैं बोल रहा हूँ ट्रेन, जो कि कुछ इस तरफ चल रही है वी नॉट वेलोसिटी से। और इस ट्रेन के अंदर सपोज ये तुम बैठे हुए हो, इसको तुम अपने आप ट्राई भी करना कभी ट्रेन में जाओ तो, ठीक है। और तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, इस बॉल को मैंने कहा कि कुछ वी नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ थीटा तुम्हें थ्रो करना है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कंडीशन फॉर पर्सन टू गेट द बॉल बैक, मतलब वापस तुम्हारे हाथ में ही गिरनी चाहिए बॉल, ये है। तो इसमें तुम्हें ये बताना है कि ये वी नॉट से थीटा एंगल, ये वी नॉट तो फिक्स्ड है, थीटा तुम्हारे हिसाब से तुम वैरी कर सकते हो कि थीटा तुम्हें कितना ले हो, कि थीटा की वैल्यू क्या हो जिसके लिए तुम्हारा ये जो है क्या कहते हैं तुम्हारे हाथ में बॉल वापस आ जाए। तो अब बताओ क्या करोगे। तो अब मैं बताता हूँ इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब बॉल हमारे हाथ में आएगी, है ना। तो वो क्या करते हैं जनरली कि वी नॉट कॉस थीटा, इसको रिजॉल्व करते हैं वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा में, और वी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाता है। वो ऐसा कुछ कर देते हैं, और ये आंसर बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। क्योंकि तुम एक चीज देखो ना, कि तुम जो थ्रो कर रहे हो ना, वो तुम ट्रेन के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। मतलब तुम ट्रेन पर बैठे हो, तुम्हारे पास वी नॉट वेलोसिटी है और बॉल के पास भी वी नॉट वेलोसिटी होगी। तो बेसिकली अगर तुम, तो यार मैं ये कह रहा था कि ये बेसिकली अगर तुम ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो ऐसा है, अगर तुम ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तुम्हें ये देखना होगा कि जो तुम्हारे पास वेलोसिटी है, जो तुम बॉल को वेलोसिटी दोगे, ट्रेन के पास ऑलरेडी हो। ऐसा तो तुम अगर अर्थ का फिर जो तुम प्रोजेक्टाइल, अगर तुम अगर अर्थ पे खड़े हो, तो कोई चीज अगर तुम ऊपर फेंकते हो, तुम्हें हाथ में वापस चाहिए तो तुम 90 डिग्री ऊपर फेंकोगे, ठीक है, 90 डिग्री एकदम एग्जैक्टली। बट अगर तुम ऐसा देखो तो अर्थ भी कुछ रोटेट कर रही होती है, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, कुछ वेलोसिटी होगी अर्थ की जिससे वो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम उस वेलोसिटी को इक्वेट करके कितना एंगल पे फेंको कि तुम जो अर्थ उतनी रोटेट हो जाए, तो अर्थ रोटेट हो रही है, तुम भी तो रोटेट हो रहे हो साथ साथ अर्थ पर। सिमिलरली वही चीज है यहाँ पर कि ट्रेन में तुम भी तो चल रहे हो, बॉल तो चलेगी आगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि तुम्हें अगर हाथ में बॉल चाहिए तो उसके लिए तुम्हें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि एकदम सीधा फेंकोगे तभी तुम्हारे हाथ में गिरेगी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं बताता हूँ इसका मोशन एक्चुअली हुआ क्या। तो बेसिकली अगर तुम्हें इस ट्रेन में तुम बैठे हो और तुमने एक बॉल फेंकी हवा में, और तुम्हें वापस हाथ में चाहिए, तो तुम्हें ऐसे 90 डिग्री पर फेंकनी पड़ेगी। तो ये बॉल ऊपर जाएगी, कुछ हाइट अटेन करेगी और वापस आकर के, ये सारा एनालिसिस चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। बट इतनी देर में हुआ क्या, ट्रेन इधर से वी नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट जो इसका होगा इतना आगे आ गई, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो ट्रेन थी, ये वी नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट आगे आ गई। आप सपोज ये ट्रेन यहाँ आ गई, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी गंदी है तो देख लेना, समझ लेना। तो ये हुआ, तो बेसिकली हुआ क्या कि तुमने ट्रेन फेंका तो तुमने यहाँ पे था, अगर मैं इसको यहाँ से नीचे कर लूं, यहाँ पे था। तो बेसिकली ऊपर गई, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो प्रोजेक्टाइल ही करेगी और यहाँ आकर के गिरेगी तुम्हारे हाथ में वापस, है ना। तो इतनी देर में हुआ क्या कि ये बॉल प्रोजेक्टाइल करके आई यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, और तुम यहाँ से यहाँ तक चले आए सीधे सीधे ऐसे, यहाँ पर आ गए। तो ग्राउंड फ्रेम में तो ये हुआ, ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में बॉल के पास एक वेलोसिटी थी वी नॉट ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ भी वी नॉट थी, जो कि ट्रेन की वजह से इसको मिली। तो ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो ट्रेन भी इधर आ गई, तुम भी इधर आ गए और बॉल प्रोजेक्टाइल करके इधर आ गई, ठीक है। बट केवल ट्रेन के फ्रेम में देखोगे, अगर ट्रेन पे बैठ जाओ, तो बॉल केवल ऊपर गई और वापस तुम्हारे हाथ में आके गिरी है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर बॉल तुम्हें हाथ में चाहिए तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये चीज नहीं करनी है। थीटा 90 हो, क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तुम्हें बॉल हाथ में चाहिए तो थीटा 90 पर तुम्हें फेंकना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया, बाकी थोड़ा टाइम में, टाइम के साथ साथ हो सकता है क्लियर हो जाए, हो सकता है पहली बार में तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, बट टाइम के साथ साथ ये क्लियर हो जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा कि क्या बचकानी बात थी, बस यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन मेरा, कंडीशन टू गेट जीरो डिस्प्लेसमेंट
इन एक्स। एक्स में जीरो डिस्प्लेसमेंट हो, इसके लिए कंडीशन क्या हो, मतलब जैसे अगर हमने यहाँ से थोड़ा ट्रेन तो आगे चली गई, बट ये यहीं पर आकर के गिरे, एक्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो अब तुम ये वाला काम करोगे कि ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस करोगे, तो तुम कहोगे वी नॉट कॉस थीटा अगर वी नॉट के बराबर हो जाए तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि अब तुम्हें पूछ रहा है कि एक्स में जीरो डिस्प्लेसमेंट हो, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में बेसिकली बात हो रही है, कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी यार। तो अब देखो मैं ये कह रहा था कि फॉर एक्स एक्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो बेसिकली तुमने ट्रेन पर ऐसे, अरे यार एक मिनट, हाँ, ट्रेन पर ऐसे खड़े होकर के ये वी नॉट से थीटा में फेंका, ये ट्रेन खुद वी नॉट होती, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ग्राउंड फ्रेम में आओगे तो इस बॉल के पास एक वी नॉट ये रहेगी, और एक वी नॉट जो तुमने थीटा में फेंकी है ये, तो अगर अब इसको रिजॉल्व करूं मैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो वी नॉट कॉस थीटा तुम्हारा वी नॉट के बराबर होना चाहिए फॉर जीरो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, फॉर यही मतलब बेसिकली जो पूछ रहा है इस कंडीशन के लिए, तो ये होगा, तो इस केस में कॉस थीटा वन आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री आ जाएगा, तो एकदम हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तब तुम्हें जीरो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं वैसे फिर से समराइज कर देता हूँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो, ताकि तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाए। तो सपोज ये था हमारा, मतलब ये हम खुद थे, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं तुम्हें थोड़ा सा सिंपली बताना चाह रहा हूँ, मान लो तुम इस ट्रेन में हो, ठीक है, जो कि खुद वी नॉट स्पीड से इस तरीके से जा रही है, और तुमने यहाँ से एक बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है, ये 90 डिग्री पे, ये ऊपर कुछ हाइट अटेन करेगी और वापस आकर के तुम्हारे हाथ में गिर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ग्राउंड फ्रेम में हुआ क्या, वो देखो। ग्राउंड फ्रेम, अगर ग्राउंड फ्रेम में विजुलाइज करना चाहें, इन ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में क्या हुआ कि ये जो बॉल थी, ठीक है, इसको तुमने ऊपर की तरफ वी नॉट वेलोसिटी दी, ठीक, और इसके पास ट्रेन की वी नॉट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी थी, है ना। तो ये क्या करेगी ग्राउंड फ्रेम में, एक प्रोजेक्टाइल करेगी इस तरीके से, प्रोजेक्टाइल मोशन, और आकर के यहाँ कुछ दूर पर गिरेगी, ठीक। ये इतनी देर में जो तुम थे, ठीक है, तुम्हारा ये हाथ था जहां से तुमने फेंका था, तो तुम भी यहाँ पहुंच जाओगे, और तुम्हारा हाथ मतलब तुम्हारे हाथ में ही गिरेगी, बट तुम भी इतना आगे चले गए, और ये कितना डिस्टेंस है, ये है तुम्हारा वी नॉट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इतने डिस्टेंस तुम भी आगे आ गए, और बॉल आकर के तुम्हारे हाथ में ही गिरी, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया, ठीक है। अब तुम्हारे फ्रेम में इसने क्या किया, ये सीधे ऊपर गई और वापस आ गई, ठीक है, क्योंकि तुम ट्रेन के अंदर बैठे थे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ऊपर गई और वापस आ गई, बट अगर कोई बंदा ट्रेन के बाहर खड़े होकर तुम्हें देख रहा है, तो उसे ये लगेगा कि बॉल ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल करी, उतनी देर में तुम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो तुम्हारे हाथ में ही गिर गई, ठीक है। तो ये हो गया ग्राउंड फ्रेम में, ये हो गया ट्रेन के फ्रेम में। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होगी, अब इससे ज्यादा सिंपल वे में तो मुश्किल है यार, बाकी तुम्हें टाइम के साथ समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। तो यार अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, और बेसिकली इसमें जेई मेन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तुम देखोगे जेई मेन में ज्यादातर क्वेश्चन रिलेटिव और प्रोजेक्टाइल के ही भरे हुए हैं, काइनेमेटिक्स में, और थोड़े बहुत 1D के। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नोट करो यार। वन पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, वन पार्टिकल इज एट पॉइंट ए एंड अनदर पार्टिकल इज एट पॉइंट बी एंड। तो यार आज की वीडियो में हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि बीच बीच में एब्रप्ट बंद होके फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि मेरे जो स्क्रीन है कनेक्शन में थोड़ी सी एरर आ रही है। तो ये क्वेश्चन अभी हम करते हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्वेश्चन देख लो, वन पार्टिकल इज एट पॉइंट ए एंड अनदर पार्टिकल इज एट पॉइंट बी, अनदर पार्टिकल इज एट पॉइंट बी, from points A and B particles are simultaneously projected as shown. From points A and B particles are simultaneously, क्या हो रहा है, simultaneously projected as shown। तो कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है वो देखो, भी फिगर में दिख जाएगा। तो ये है इस तरीके का, ठीक है, ये है पार्टिकल ए जो कि तुमने यहाँ से
20 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पर छोड़ा है। ठीक, और ये है तुम्हारा पार्टिकल बी। देखो तुमने 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे छोड़ा है। ठीक, और इनिशियली इनके बीच का सेपरेशन है 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, इफ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज 10 मीटर, देन पहली चीज पूछ रहा है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स। तो पूरे मोशन के दौरान इसमें मिनिमम सेपरेशन क्या कितना होगा। और दूसरी चीज तुमसे पूछ रहा है टाइम व्हेन मिनिमम सेपरेशन टेक्स प्लेस। तो आओ देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये मिनिमम सेपरेशन पूछ रहा है, टाइम व्हेन मिनिमम सेपरेशन टेक्स प्लेस ये पूछ रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो मैंने तुम्हें डायग्राम बना के दिखाया था ना, कि एक हमने यहाँ से फेंका, एक थोड़ा ऊपर से फेंका था, और हमने बोला था मिनिमम सेपरेशन पूछ सकता है या फिर हीटिंग की कंडीशन पूछ सकता है, ज्यादातर यही पूछता है। तो किसी एक पर बैठ जाओ और दूसरे को, मतलब किसी एक पर बैठो और दूसरे के एनालिसिस करो। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम देखते हैं सिचुएशन कैसी है। ये है, ठीक है, ये तुमने 20 पर 53 डिग्री से छोड़ा, और इधर वाला तुमने 20 पर ही 37 डिग्री पर छोड़ा। पहले तो इनको रिजॉल्व कर लो एक्स वाई में, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इनको रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 cos 53। ठीक है, तो cos 53 जो तुम्हारा होता है वो होता है 3/5। ठीक है, तो 20 cos 53 यानी कि 20 × 3/5 यानी कि 12। तो ये हो गया 12, और ये 20 sin 53 यानी 20 × 4/5 यानी कि 16। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसको करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 cos 37 यानी कि 20 × 4/5 यानी कि 16, और ये 20 sin 37 यानी कि वही 12। ठीक है, हाँ तो यार हमने वेलोसिटी रिजॉल्व कर ली थी। अब किसी एक पर बैठ जाओ, ठीक है, और दूसरे के एनालिसिस करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, किसी भी एक जगह पर बैठ सकता हूँ, यहाँ पर बैठ गया, और अब मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ ए की। तो मैंने क्या किया, अपने आप को रेस्ट में मान लिया। तो इस पर मैंने ये 16 की वेलोसिटी इसमें पलट करके ऐड करूंगा मैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें ये 16 ऐड करूंगा, और इस 12 को पलट करके ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगी 12। ठीक है, तो अब बेसिकली मेरे रिस्पेक्ट में सिचुएशन ऐसी हो गई, ये है ग्राउंड। ठीक है, ये यहाँ पे मैं बैठा हूँ रेस्ट पे। ठीक है, और इस वाले पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है 16 ऊपर थी 12 नीचे, तो यानी कि नेट में ऊपर 4 है। इसमें थोड़ा सा किसी दूसरे कलर से ऐसे दिखा देता हूँ, चलो। नेट में ऊपर 4 है और इधर 28 है। ठीक, तो अब ये कुछ मोशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इस तरीके से। तो अब ये जो पार्टिकल है, इसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में सपोज कहीं तो आई। ठीक है, सपोज ये v का डायरेक्शन है, तो ये इसी डायरेक्शन में अब कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी वगैरह नहीं है। ठीक है, ये मैं वैसे बताना भूल गया था, बट तुम मान लो ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी तो है, बट दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी नहीं है। जैसा हमने तुम्हें बताया था ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए ग्रेविटी है, और हम एक पर बैठ के दूसरे को देख रहे हैं, तो ग्रेविटी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे, अगर मैं दोनों पार्टिकल प्रोजेक्ट किए गए हैं और एक पर बैठ करके देख रहा हूँ, तो दोनों के लिए जी लग रहा है नीचे की तरफ, तो नेट में मतलब रिलेटिवली जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और वो है -g(j)। और जो है रिलेटिवली ए का विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो ही होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ये पार्टिकल, मैं यहाँ बैठूंगा, मेरे को जाते हुए दिखेगा। तो मिनिमम सेपरेशन क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस पार्टिकल पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम सेपरेशन। ये इस पॉइंट पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है कि ये कैसे कर दिया कि कांस्टेंट स्पीड से चला जा रहा है। तो बस यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि दोनों के लिए एक्सेलरेशन -g(j) है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए -g(j), एक्सेलरेशन ऑफ बी -g(j). तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है हो जाएगा तुम्हारा वो -g(j) माइनस -g(j), यानी कि नेट में जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा आर मिनिमम। तो अब ये आर मिनिमम भी तुम्हें निकालना है। एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास और है कि ये 10 है। तो सपोज मैं इस एंगल को अल्फा बोल देता हूँ, तो मुझे ये पता है एक इन्फॉर्मेशन कि tan अल्फा जो है
वो है 4/28। ठीक है, और अगर इस ट्राइंगल में देखो, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इसमें तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आर मिनिमम अपॉन 28। ठीक, तो ये मैं लिख सकता हूँ, साइन अल्फा इज इक्वल टू आर मिनिमम अपॉन 28। तो ये tan अल्फा गिवन है, यहाँ से साइन अल्फा निकाल लूं और उसको इसके बराबर कर दूं तो मुझे आर मिनिमम मिल जाएगा। तो tan अगर 4/28 है ना, तो हाइपोटेन्यूस है तो निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 28 का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन अल्फा तुम्हारा निकल करके आएगा, ये अल्फा था ना, ठीक है, साइन अल्फा तुम्हारा निकल करके आएगा 4/√28 का स्क्वायर प्लस 16। और इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा बेसिकली, क्या एक चीज और कर देना, सॉरी ये मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया, 4/28 तो ये है, ठीक है, तो इसको मैं 1/7 तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना, ये 1 ये 7, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1, तो अंडर रूट 50, ये हो जाएगा 1/√50। ठीक, ये हो जाएगा, यानी कि 1/5√2 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1/5√2 इज इक्वल टू आर मिनिमम बाई 28। तो आर मिनिमम तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 28/5√2, यानी कि 14√2/5। ये हो जाएगा आर मिनिमम। ये तो सॉरी आर मिनिमम बाई 10 है ना, ये सॉरी, ये क्या किया मैंने, ये 10 है। ठीक है, इसको हटाओ। ठीक है, तो आर मिनिमम की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से आ जाएगी 10/5√2, यानी कि √2 मीटर। तो मिनिमम सेपरेशन तुम्हारा ये है आर मिनिमम, ये निकल गया। अब दूसरी चीज, तो ये तुम्हारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। ठीक, मिनिमम सेपरेशन, टाइम व्हेन मिनिमम सेपरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो टाइम क्या होगा इस समय पर, हम्म, तो तुम एक चीज देखो, ये जब यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, तो अब तुम्हें टाइम निकालना है बेसिकली, है ना, तो मिनिमम सेपरेशन तुमने निकाल लिया। तो ये वाली जो लेंथ है, अगर मैं इसको ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ और इसको एम बोल दे रहा हूँ, ये जो ए एम लेंथ है, इसको निकाल सकते हैं क्या? ये क्यों निकाल रहा है बता रहा हूँ अभी, है ना। तो जो ये ए एम लेंथ है, ये हो जाएगी तुम्हारी, इसमें मैं कौन सा रेशियो यूज कर लूँ, इसी ट्राइंगल में यूज कर लेता हूँ, बाई tan अल्फा। ठीक है, 4/28 इक्वल्स टू आर मिनिमम बाई ए एम। ठीक है, तो यहाँ इस ए एम के लिए मैं क्या करूंगा, 4/28, ये tan अल्फा है बेसिकली, है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/28 इज इक्वल टू आर मिनिमम बाई ए एम। तो यहाँ से लिखूंगा 1/7, आर मिनिमम तुम्हारा √2 आया है, तो √2/am। तो यहाँ से जो तुम्हारा am निकल करके आएगा ना, वो आ जाएगा 7√2। ठीक है, और ये जो am है, ये वाला, ये पूरा तुम्हारा हो जाएगा v नॉट, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, जो 4/28 का रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जो कि यहाँ पे v वेलोसिटी हमने बोली थी, v इंटू टी, तो v इंटू टी हो जाएगा, तो 7√2 तुम्हारा vt के बराबर हो जाएगा। और v तुम्हारा क्या है, 7√2 इज इक्वल टू v की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर इंटू टी। तो टाइम जो तुम्हारा निकल करके आएगा हो जाएगा 7√2 अपॉन, ये इसमें 4 कॉमन लेके बाहर निकाल दोगे तो 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 49, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7√2 अपॉन 20√2। तो ये इसको ऐसे ऐसे करके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7/20 सेकेंड। ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया टाइम। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं फिर से पूरा समझा देता हूँ कि क्या क्या किया है। तो बेसिकली किया क्या, सबसे पहले तो किसी एक पर बैठ गए, सपोज मैं यहाँ पर बैठा था, पहले तो रिजॉल्व किया, ठीक है, फिर मैं किसी एक पर बैठा और दूसरे की एनालिसिस की। तो यहाँ पर बैठा तो इसको रेस्ट पे मान लिया, तो इस पर हमने वही वेलोसिटी पलट करके ऐड करी ए में, तो इसके रिस्पेक्ट में जब ए का मोशन देखा तो ये इस तरीके का आया, रिजल्टेंट 4 इधर 28 इधर। अब फिर मैंने तुम्हें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि नेट एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन 0 है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरीके से बेसिकली चलता रहेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई। अब मिनिमम सेपरेशन ये है, इस पूरे पाथ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हो गया तुम्हारा मिनिमम सेपरेशन। अब इसका हमें ज्योमेट्री यूज करनी है। tan अल्फा की वैल्यू हमें वेलोसिटी वाइज दिख रही है कि ये 4/28 है, और यही तुम्हारे, ये इस तरीके से तुमने tan अल्फा लिख लिया,
और साइन अल्फा की वैल्यू तुम्हें साम से ये दिख रही है कि आर मिनिमम बाई 10 है। तो tan अल्फा ऐसे लिखा, फिर यहाँ से साइन अल्फा निकाला, उसको आर मिनिमम बाई 10 के बराबर किया, यहाँ से तुम्हारा आर मिनिमम निकल आया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब तुमसे पूछ रहा था कि इस मिनिमम सेपरेशन के लिए कितना टाइम लगा होगा ये पॉइंट आने के लिए। तो इसके लिए तुम यही कर सकते हो कि तुम्हारे पास डायरेक्शन देखो, नेट वेलोसिटी तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। अगर ये वाला डिस्टेंस तुम निकाल लो तो वीटी के बराबर इस डिस्टेंस को कर दो, यहाँ से टी निकल जाए, तो ये डिस्टेंस तुमने वही फिर ज्योमेट्री यूज करके निकाल लिया एम, और एम को तुमने वीटी के बराबर कर दिया, ठीक है। वीटी के बराबर कर दिया, वी तुम्हारे पास गिवन था ही, तुमने रिजॉल्व करके निकाला था। तो इस तरीके से तुम्हारा टाइम निकल आएगा। तो यही करना होता है, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं, ठीक है। इनमें रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे अपने टाइम पर भी ये चीज का डाउट आया था, तो मुझे लगता है इसीलिए ये मुझे अपने टाइम पे भी डाउट आया था, तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार तुम्हें इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इससे पहले एक डायग्राम दिया है, वो बना लो यार, इस तरीके का, ठीक है। अ, ठीक है। ये है तुम्हारा 2 मीटर, फिर यहाँ से ये 8 मीटर की दूरी पे ये है 6 मीटर, ठीक है। अब तुमसे बोल रहा है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, एक मिनट, फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। यार मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, तो हो सकता है थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना यार। टू पार्टिकल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, टू पार्टिकल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर at an initial velocity such that at an initial velocity such that they collide in flight। तो मैंने बताया था ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज्योमेट्री का हम लोग काफी यूज करेंगे। तो एक इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था, मिनिमम सेपरेशन था उसमें। तो अब ये कोलिजन की बात कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम बी। तो आओ देखते हैं यार। ठीक है ना, पार्टिकल ए पर जो पार्टिकल रखा है वो इस तरीके से छोड़ा गया है 8 मीटर पर सेकेंड से, और जो बी पर पार्टिकल रखा है वो कुछ इस तरह से छोड़ा गया है, कुछ वी वेलोसिटी है, यही हमें निकालनी है, वी वेलोसिटी है ये हमें निकालनी है। और ये एंगल गिवन है तुम्हें, दिस इज 45 डिग्री, ठीक। तो तुम्हें ये वी वेलोसिटी निकालनी है सच दैट कि ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर जाए, है ना। एंड ऑल्सो फाइंड, एक चीज और लिख लो, द टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड। तो इनका कोलिजन कितनी देर बाद हुआ ये बताना है, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। तो एक बार तुम वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो बेसिकली अपना जो फिगर है उसमें जो ये ए पॉइंट पर पार्टिकल है, ये इस तरीके से 8 से छोड़ा गया है, ठीक है ना। और ग्राउंड से इसकी हाइट तुम्हें दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ से 8 मीटर दूर तुम्हारा दूसरा पार्टिकल रखा है, और इसकी जो हाइट है ये तुम्हें गिवन है कितनी, 6 मीटर। तो मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूं
तो ये हाइट हो जाएगी तुम्हारी 4 मीटर। ठीक है। और इसको यहाँ से v से छोड़ा गया है 45 डिग्री पर। ठीक है। तो इस v को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं एक्स वाई में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा v cos 45, यानी कि v/√2 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और ये भी तुम्हारा v sin 45, तो ये भी v/√2 हो जाएगा। ठीक है। अब किसी एक पर बैठ के दूसरे को देखते हैं यार। तो मैं एक काम करता हूँ, a पर हम बैठते हैं और b को देखते हैं। ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी हमें पलट के ऐड करनी होगी ताकि ये 0 हो जाए। तो इसको हटा दो और इसकी जगह यहाँ पर पलट के ऐड कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा v/√2। और इसको हटा दो और इसको पलट करके ऐड करेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है तो ये ऊपर हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा v/√2। और रिलेटिव एक्सीलरेशन तो इनमें है नहीं, क्योंकि जो है दोनों के लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये हुआ। अब इनको कोलाइड करना है। ठीक है। तो कोलाइड करने के लिए इनका पाथ कैसा होना चाहिए, मतलब ये जो पार्टिकल जिस पर भी हम बैठ के देख रहे हैं, ये इस तरीके का पाथ होना चाहिए, ये सीधे सीधे। ठीक। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं, तो मैं tan अल्फा की जो वैल्यू लिखूंगा वो हो जाएगी तुम्हारी, एक तो ये वेलोसिटी की वजह से मैं लिखूंगा v/√2। सॉरी, एक मिनट, क्या v/√2 अपॉन 8 + v/√2। और ज्योमेट्री से अगर मैं देखूं, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस बड़े वाले ट्राइंगल की, तो जो हमारा tan अल्फा है वो हो जाएगा दिस अपॉन दिस, है ना, यानी कि 4/8। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/8। इस तरीके से tan अल्फा लिख लिया, तो यही हमने ज्योमेट्री का यहाँ पे यूज किया। अब इससे हम v की वैल्यू निकाल लेंगे इजिली। इसको पहले तो हाफ कर लो। ठीक है। ये हो जाएगा 2v/√2, यानी कि v√2 या √2 भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 8 + v/√2, है ना। इसको 2v/√2 रहता हो। ठीक है। ऐसा हो जाएगा। तो ये 2v/√2 माइनस v/√2 तुम्हारा हो जाएगा v/√2 इज इक्वल टू 8। तो v जो तुम्हारे निकल करके आएगी वो आएगी 8 √2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई वेलोसिटी, पहला आंसर। अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं टाइम के लिए। टाइम कई तरीके से निकाला जा सकता है, तो आओ देखते हैं कौन कौन से तरीके से हम टाइम निकालेंगे फॉर टाइम। तो मेथड 1 है तुम्हारा इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखूं, तो तुम अगर यहाँ से देखो, तो वेलोसिटी तुम्हारे पास जो एक्स डायरेक्शन में है वो है 8 + v√2। और तुम्हें डिस्टेंस कवर करना है ये 8, है ना। तो वही v = u + 80 लगाओगे, या v = u + 80 लगाने की जरूरत नहीं होगी, एक्सेलरेशन है ही नहीं ना। तो सीधे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा दो। तो डिस्टेंस तुम्हारा था 8, और स्पीड कितनी थी तुम्हारी 8 + v/√2, है ना, और इंटू टाइम। तो ये टाइम हमें निकालना है। तो 8 = 8 + v/√2, ये गया t। तो 8 = 16 t हो जाएगा, तो t तुम्हारा हो जाएगा 8/16, यानी कि 0.5 सेकेंड। तो ये निकल गया। मेथड 2 देखो, इन वाई डायरेक्शन। इसके कई तरीके हैं, ठीक है, टाइम निकालने के। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, अगर हम मोशन एनालाइज करें, तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है v/√2, ये वाली। ठीक है। और डिस्टेंस हमें कवर करना है 4 मीटर। ठीक है। तो सीधे सीधे वही लगा दो, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो जो डिस्टेंस है तुम्हारा वो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगी तुम्हारी v/√2 इंटू टाइम। तो 4 जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा 8 √2/√2 इंटू टाइम। ये गया, तो टी तुम्हारा फिर से 0.5 सेकेंड निकल करके आ जाएगा यहाँ से भी। ठीक है। मेथड 3, है ना। जरा वेलोसिटी रिजॉल्व करना। तो नेट वेलोसिटी का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है। तो वेलोसिटी का मॉड तुम्हारा क्या होगा, v/√2 का स्क्वायर, जो कि y में वेलोसिटी थी, प्लस 8 + v/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक। ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो इसको तुम सॉल्व करोगे जब, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 64 + 256। ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 10, 25 6 31 और 132 320, यानी कि ये तुम्हारा बन जाएगा 8 √5। ये हो गई लेंथ। ठीक है। मतलब ये हो गई तुम्हारी वेलोसिटी का मॉड। और अगर देखा जाए तो अपना ने डिस्टेंस कितना कवर करना है इस वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस है अपना। तो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस लिखना चाहूँ कि कितना अपने को कवर करना है, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर।
यानी कि अंडर रूट ऑफ 64, सॉरी, 4 16 प्लस 64, यानी कि रूट 80, यानी कि 4 रूट 5। टाइम वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देंगे, तो 4 रूट 5 अपॉन 8 रूट 5, ये फिर से 0.5 सेकेंड आ जाएगा। एक आखिरी तरीका मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इन ग्राउंड फ्रेम, देखो ये क्वेश्चन हम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व नहीं कर रहे, बट हम टाइम ग्राउंड फ्रेम में निकाल रहे हैं, बस इतना। तो मैं अभी क्वेश्चन भी ग्राउंड फ्रेम से करेंगे, ताकि तुम्हें एक बार आइडिया लग जाए कि ग्राउंड फ्रेम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसा था कि 2 मीटर हाइट पर ये हमने 8 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंका था, और ये यहाँ से 8 की दूरी पर 8 मीटर पर, और ये था अपना 6 मीटर। यहाँ से अपन ने इसको वी से फेंका था 45 डिग्री के लिए, जो वी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो मोशन कैसा होगा इनका, तो इसका कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक। और इसका भी कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं यार। तो ये सपोज यहाँ पर कोलाइड कर गए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ये वाला पार्टिकल कितना चल के आया, 8t। और ये पार्टिकल तुम्हारा कितना चल के आया, ये आया v/√2 × t, है ना। समझ में आया। तो 8t प्लस v/√2 × t तुम्हारा 8 के बराबर होना चाहिए टोटल। तो 8t प्लस v/√2, यानी कि 8√2/√2, यानी कि 8t हो जाएगा, ये भी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू अगेन 0.5 सेकेंड निकल करके आएगी। तो 3 4 तरीके से तुम t की वैल्यू निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन अब तक। अच्छा, ये तो था, हमने रिलेटिव से सॉल्व किया। अब सॉल्यूशन हम अगर ग्राउंड फ्रेम में करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो एक बार वो देख सकते हैं। खैर, इस क्वेश्चन को अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सीधे रिलेटिव ही लगाना है, वरना ग्राउंड फ्रेम में तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। बट ग्राउंड फ्रेम में मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से अपना पूरा डायग्राम बनाते हैं। ये बेसिकली कह रहा था, ऐसे हमने 8 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा था 2 मीटर हाइट से, फिर ये 8 मीटर, और ये अपना यहाँ से यहाँ पर मान ले ये 6 मीटर, और वी, है ना, और ये 45 डिग्री। तो देखो, अगर हम इस पार्टिकल, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो वी ए बार अगर हम लिखना चाहेंगे, इस डायरेक्शन को मैं एक्स बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं वाई बोल रहा हूँ, इस तरीके से अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने लिया है। तो वी ए बार मैं बोलना चाहूँ तो वो हो जाएगा 8 i कैप, और जो तुम्हारा वी बी बार होगा वो होगा -v cos 45 डिग्रीज i कैप -v sin 45 डिग्रीज जे कैप, यानी कि -v/√2 i कैप -v/√2 जे कैप। अच्छा, अब एक्स ए और एक्स बी भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और वाई ए वाई भी लिख सकते हैं। तो एक्स से अगर अपन लिखना चाहें, एक्स में डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगा 8t, है ना, टाइम के साथ। एक्स बी अपन लिखना चाहे, तो क्योंकि बी में कोई एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो -v/√2 टी हो जाएगा ये। वाई ए अपन लिखना चाहे, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू जीरो है, तो इसको तुम सिंपली, अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को मैं 10 मान ले रहा हूँ, तो 5t² लिख देता हूँ, ठीक है। हाफ टी, ये हो गया। या चलो मैं हाफ GT² लिख देता हूँ, कोई नहीं, हाफ GT², ठीक है। और वाई भी तुम्हारा हो जाएगा, वाई में इनिशियल यूटी प्लस हाफ GT² से इनिशियल वेलोसिटी है -v/√2, तो यूटी, ये माइनस में लिखना होगा क्योंकि जी नीचे की तरफ है, -12 GT²। तो अब हम बस सिंपली ये कर देंगे कि फॉर कोलिजन इनके कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। अपन ने ओरिजिन बेसिकली यहाँ पे माना था, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ना सिंपली। पर हाँ, एक चीज गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये अपन ने अगर सॉरी, ये अगर ओरिजिन यहाँ पर माना है ना, ये तो सही लिखा है अपन ने, ठीक है। वेलोसिटी सही लिखी है मतलब बेसिकली, और एक्स से सही लिखा, एक्स भी सही लिखा, ठीक है। सॉरी, एक्स से सही लिखा, और वाई ये भी सही लिखा, वाई भी सही लिखा।
बट जो एक्स बी होगा ना वो बेसिकली होगा इसमें +8 और होगा, मतलब बेसिकली मेरी बात अगर तुम समझो, तो हम एक्स में पहले 8 गए, फिर -v/√2t आए। ये होगा इसका कोऑर्डिनेट एट जनरल टाइम t, तो पहले 8 जा चुके हैं ना, तो ये अपन को लिखना पड़ेगा +8 साथ में यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर कोलिजन एक्स ए इक्वल टू एक्स बी एंड वाई ए इक्वल टू वाई बी, तो पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे -12 GT² इज इक्वल टू -v/√2t -12 GT²। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ, एक चीज गड़बड़ कर रहा है यार, सॉरी। ये वाई है, वाई भी अपन ने अगर ओरिजिन अपन ने यहाँ माना है ना, तो वाई भी जो अपना होगा, ये +4 भी होगा इसमें। ठीक है, बेसिकली 4 - 5v/√2t -12 GT² ये होगा, क्योंकि बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा होगा ना, ये +4 गए, फिर माइनस में आया जितना भी आया। ठीक है, तो वही है जो हमने एक्स में किया था, सेम चीज। ठीक है, ये मेरे से थोड़ा सा मिस आउट हो गया था, तो यहाँ पर एक +4 भी होगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसको जब इक्वेट करोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर ये चला जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा आएगा v/√2t इज इक्वल टू 4। ठीक। हाँ, तो v जो तुम्हारा निकल करके आएगा, सॉरी, vt तुम्हारा जो निकल करके आएगा, वो हो जाएगा 4√2। यहाँ से एक इक्वेशन मिली। अब x इक्वल टू एक्स भी करते हैं, तो यहाँ से अपन करेंगे 8t इक्वल टू 8 - vt/√2, 8 - vt/√2। ठीक। और यहाँ से अपन t की वैल्यू अगर कुछ रखना चाहे, t की वैल्यू अपन v/4√2 लिख दे, यहाँ से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 - v/√2, और t की वैल्यू अपन रख दे कितनी, 4√2/v। यार तो सेम चीज पर आ गए क्या? हाँ ठीक, सही तो है। तो ये अपन लिख देंगे vt की वैल्यू यहाँ पे 4√2 रख देगा, है ना। एक मिनट यार, सिंपल रख दो ना, 4√2/2 है ना, vt की वैल्यू 4√2 रख दी यहाँ से, और ये 80 है। तो यहाँ से √2, ये नीचे √2 था, सॉरी, हाँ, तो ये गया। तो 8t की वैल्यू अपनी आ गई 4, तो यहाँ से t इक्वल टू 0.5 सेकेंड आ गया अगेन। ठीक, t आ गया। अब यहाँ पर v रख दो, तो v इंटू 0.5, यानी कि हाँ, तुम्हारा 4√2 है, तो v जो तुम्हारा निकल आ जाएगा वो हो जाएगा 8√2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हो, बट हाँ, ग्राउंड फ्रेम में यही है ना कि थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अभी मेरे से ये मिस आउट हो गया था कि अपने को यहाँ पे ये +8 और +4 करना है, क्योंकि अपना ओरिजिन ये है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस पार्टिकल का होगा, वो तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बट वाई कोऑर्डिनेट अगर, और एक्स और वाई अगर अपने को इस बी पार्टिकल का लिखना है, तो एक्स के लिए हम पहले इतना जाएंगे, फिर वापस आने वाली पूरी अपनी इक्वेशन लिखेंगे। और वाई के लिए अपन पहले इतना जाएंगे और फिर आने वाली इक्वेशन लिखेंगे, तो ये है। तो +8 और +4 जो ये अपन ने ये लगाए, ये पहले छूट गया था, तो मेरे ख्याल से अच्छी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो फिर कोलिजन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हेड डालो, क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ बी, ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि v2 निकालना है तुम्हें बेसिकली, फॉर कोलिजन इन एयर। तो फिर वही फिगर दिया है, तो फिगर में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारा ग्राउंड है। तो ए की जो वेलोसिटी है ये, है ना, यहाँ से मैं अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो v1 जो है तुम्हारा, वो परपेंडिकुलर है और 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है,
और जो V2 है तुम्हारा वो 53 डिग्रीज पर होगा यहाँ से। और ग्रेविटी तो तुम्हारी नीचे की तरफ लगी रही है। ठीक है, तो बताओ कि क्या होगा। तो यार फिर वही करते हैं, एक पर बैठ जाते हैं और दूसरे को देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले इसको रिजॉल्व करो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा V/√2 cos 53 डिग्रीज, और ये हो जाएगा तुम्हारा V/√2 sin 53 डिग्रीज। अब की बार एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ बैठ लेता हूँ। तो मुझे बस इसकी वेलोसिटी पलट करके ऐड करनी होगी। यहाँ पर बैठने के लिए मैं इसको काटूंगा और नीचे की तरफ 10 ऐड कर दूंगा। ठीक, ये हो गया। अब बात ये है कि चलो मतलब बेसिकली इसको अगर इससे कोलाइड करना है, इस बी वाले पार्टिकल को अगर इसमें कोलाइड करना है, तो वाई में वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें तो अपना काम बन जाएगा। तो बस यही सिंपल सा करना है। तो अपन यहाँ से लिखेंगे V/√2 साइन। हाँ तो यार हम ये कह रहे थे कि V/√2 sin 53 डिग्री इक्वल टू हो जाए तुम्हारा 10 के। अब देखो ये कभी कभी sin 53 की वैल्यू और ये 37 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। तो जो sin 53 की वैल्यू होती है, अरे यार, ठीक है ना, ये 10 हो जाएगी, है ना। तो ये 3/5 और 4/5 होती है, ठीक है। अब अगर तुम्हें एग्जैक्टली अगर नहीं याद आ रहा हो कि 53 की है कि 37 की है, तो इस तरीके से तुम याद कर लो। जो साइन का ग्राफ है ना 0 से 90 में, वो इस तरीके का डिक्रीजिंग होता है। तो 37 की वैल्यू ज्यादा होगी या 53 की वैल्यू ज्यादा होगी? 37 की ज्यादा होगी, 53 की कम होगी। तो बेसिकली 37 होगा 4/5 और 53 होगा तुम्हारा 3/5। तो यहाँ से सीधे लिख सकते हो V, सॉरी ये क्या किया, अरे ये तो मैंने कॉस का बना दिया यार, हाँ सॉरी माय मिस्टेक। साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, जीरो से इस तरीके की साइन वेव चलती है, तो 0 से 90 में इंक्रीजिंग है। तो 37 पे कम होगी, 53 पर ज्यादा होगी, 37 पे 3/5, 53 पे 4/5। तो इसको सिंपली लिखोगे V/√2 इंटू 4/5 इक्वल टू 10। ठीक है, तो V जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो आएगा 10 इंटू 5√2/4। तो इसको 2 से ऐसे काट दो 5, तो 25/√2 आंसर आ जाएगा। 25 बाई, कुछ गलत हो रहा है क्या? अबे हाँ, ये √2 क्यों किया है मैंने? ये V तो होगा ना, सॉरी। तबीयत खराब है यार, चक्कर में गड़बड़ हो जा रही है। ये V साइन और ये V कॉस होगा, तो ये √2 नहीं होगा, सॉरी, है ना। इस तरीके से ये हटा दो, ठीक है। तो V जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो आएगा 10 इंटू 5/4, यानी कि 50/4, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। V2 या VB जिसको जो भी कह रहे हो तुम, ठीक है, वो है। तो ये आ जाएगा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, तबीयत खराब है थोड़ा सा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है यार। चलो ध्यान देंगे अब, है ना। तो अगला क्वेश्चन है इस तरीके का। तो मैं फिगर गिवन है क्वेश्चन में। तो ये तुम्हें दिया हुआ है H = 5 मीटर। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा है, ये बी पॉइंट। और ए पॉइंट पर एक पार्टिकल है जिसको हमने छोड़ा है 25/3 मीटर पर सेकेंड से, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ठीक, इस तरीके से। तो और ग्रेविटी तुम्हारी ये सीधे ऐसे लगी रही है। 10 ले लो यार, ठीक है। ओके, तो अब लैंग्वेज लिखो। यही है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी, लैंग्वेज तो वही सेम है सब क्वेश्चन की। टू पार्टिकल्स A and B are projected simultaneously with shown initial velocities
फाइंड पहला पार्ट है v बार ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का मॉड, है ना। और दूसरा पार्ट है इफ पार्टिकल्स कोलाइड फाइंड टाइम आफ्टर विच कोलिजन टेक्स प्लेस। इफ पार्टिकल्स कोलाइड फाइंड टाइम आफ्टर विच कोलिजन टेक्स प्लेस। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पहले तुम खुद से ट्राई करो, वही सेम चीज करनी है जो अभी अभी तक करते आ रहे हैं। फिर मैं बताता हूँ। तो आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कि इसको रिजॉल्व करते हैं। तो 25/3 cos 53 और 25/3 sin 53। sin 53 अभी तुमने देखा 4/5 होता है। तो 25/3 इंटू 4/5 ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 5 25, 20/3। ये होगा तुम्हारा 25/3 इंटू 3/5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम ध्यान से देखो, एक पर बैठकर दूसरे को देखो। सपोज इस पर बैठकर हम बी को देख रहे हैं, तो ये वेलोसिटी अपने को पलट करके ऐड करनी होगी। तो ये हटा दिया और ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ क्या कि इस 5 ने इस 5 को काट दिया, केवल वाई में वेलोसिटी हुई। तो वी बार ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो सीधे दिख गया। तो पहला पार्ट में सीधे लिख दे रहा हूँ। 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं था ये। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, बस ये 20/3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वाई में कुछ है ही नहीं, केवल यही है। सेकेंड पार्ट, टाइम आफ्टर विच कोलिजन टेक्स प्लेस। टाइम बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो यार, तो 5 है और स्पीड तुम्हारी 20/3 है, तो ये हो जाएगा 5/20/3, यानी कि 5 इंटू 3/20, यानी कि 15/20, यानी कि 3/4, यानी कि 0.75 सेकेंड। ये आंसर हो गया। तो बस इतना सा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे यार तुम्हारे कोलिजन वाले क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ वेज वाली प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको अपन सॉल्व करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वेज प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, वेज प्रॉब्लम। और वेज प्रॉब्लम में ना बेसिकली दो टाइप की है। एक है वेज कॉन्स्टेंट वाली प्रॉब्लम्स, तो वो अपन जब एनएलएम पढ़ लेंगे ना, टेंशन वगैरह उसके बाद करेंगे। तो कॉन्स्टेंट वाली मैं अभी नहीं करा रहा, हो सकता है कई बुक्स में तुम्हें कुछ कॉन्स्टेंट वाली मिल जाए जिसमें स्ट्रिंग वगैरह इन्वॉल्व हो, तो उनको तुम अभी के लिए छोड़ सकते हो। एनएलएम पढ़ने के बाद हम उसको करेंगे, ठीक है। बाकी जो जिसमें वो नहीं है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन यूज करके हम कर सकते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नोट करो। तो पहले तो फिगर बना लो। तो इस तरीके का कुछ अपने को गिवन है। यार ये हॉरिजॉन्टल बनाना था, चलो कोई नहीं, इस तरीके का। हाँ तो यार आओ देखते हैं। तो इस तरीके का अपने को क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये है अपना वेज, ठीक है। इसका मास मैंने बोल दिया कुछ कैपिटल एम। ये एंगल है थीटा, और इस पर एक ये छोटा ब्लॉक रखा है जो इस पर कुछ मूव कर रहा होगा, स्मॉल एम, इसका मास हो गया। तो लैंग्वेज को, वेज इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। A wedge is lying on a smooth horizontal surface. The angle of inclination of wedge is theta. The angle of inclination of wedge is theta. वो given है। Its mass is capital M, ठीक है। And block of a block is lying on it of mass small m. A block of mass small m is lying on it
अब ये तो थी वो मेन चीज। अब इसमें मेन लैंग्वेज अब आएगी। ठीक है, सपोज द सिस्टम इज सेट फ्री टू मूव। सपोज द सिस्टम इज सेट फ्री टू मूव, the wedge starts moving towards right with acceleration a naught. The wedge starts moving towards right with acceleration a naught, and m during the motion remains in contact with capital M. And during the motion, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, स्मॉल m remains in contact with capital M. ठीक, इट्स एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू, और एक चीज तो मैं ये गिवन है कि a बार ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M जो है वो होगा नीटा टाइम्स ऑफ a नॉट। ठीक, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्मॉल m का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेसिकली ज्यादातर यही पूछता है कि ये कांटेक्ट में है पूरा टाइम, और इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M दिया हुआ है, और कैपिटल M का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो स्मॉल m का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आओ देखते हैं। तो सिंपली यार तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M है वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। ठीक, ये हो गया। अब अगर फिगर देखो तुम ध्यान से, तो अपना जो वेज है वो इस तरीके का है, वेज का सरफेस, और ये अपना ब्लॉक है इस तरीके का। अरे यार, रफली बना दे रहा हूँ, तो ये ब्लॉक है। तो वेज का जो एक्सेलरेशन है अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो वो होगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू a नॉट। ठीक है, और ये जो है स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M है, वो ये हो जाएगा नीटा टाइम्स a नॉट। और वेज का एंगल क्योंकि थीटा था तो ये भी थीटा है, ये तुम्हारा फाइव माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ए बार ऑफ कैपिटल एम ये है, तो माइनस ए बार ऑफ कैपिटल एम ये हो जाएगा, माइनस ए बार ऑफ कैपिटल एम, और ये एंगल फिर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अगर अब हमें इन दोनों को ऐड करना है बेसिकली वेक्टोरली तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये बेसिकली, ठीक है, तो ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, ए बार ऑफ स्मॉल एम जो होगा तुम्हारा, यहां से मैं लिख सकता हूँ ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस ए बार ऑफ कैपिटल एम। ये करने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा सकते हो। ठीक है, सीधे इस तरह से समझो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इन दोनों को वेक्टोरली ऐड करना है तो हाँ, तो देखो यार, इन दोनों को वेक्टोरली ऐड करना है तो सिंपली वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, दो वेक्टर है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए नॉट स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा नीटा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर प्लस टू ए नॉट नीटा ए नॉट कॉस ऑफ एंगल क्या होगा अंदर, ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा। तो ये अपना मॉड का आंसर होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर प्लस टू नीटा ए नॉट स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा तुम्हारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, सॉरी ए बार ऑफ स्मॉल एम का मॉड हो जाएगा दोबारा अंडर रूट ऑफ, ये ए नॉट को मैं बाहर ही निकाल देता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस नीटा स्क्वायर माइनस टू नीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा
और इसका डायरेक्शन फिर तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन टैन थीटा बीटा करके, तो वो बहुत ही गंदा सा आएगा, वो जरूरत नहीं है। तो अभी तुम केवल ये मॉड निकालो, ठीक है, इतना काफी है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मॉड ही कर लेना, ठीक है, मैं इसको लिखना भूल गया था। बाकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, बट वो बहुत गंदा आएगा, इसलिए तो पूछता भी नहीं है बस, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन पर एक इसका क्वेश्चन। तो बेसिकली इस पार्टिकल के पास जो ग्राउंड फ्रेम में अगर हम एक्सेलरेशन देखेंगे, तो एक बार डायग्राम देखोगे तो वाई में इसके पास ये होगा, है ना, वो होगा। तो एक बार जरा फिगर अगर तुम्हें याद हो तो इस तरीके का था, है ना, ए बार ऑफ कैपिटल एम था, और ये था ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, एंड दिस वाज थीटा। नहीं, दिस वाज नॉट थीटा, ये पूरा पाई माइनस थीटा था। तो 90 है, तो पाई माइनस थीटा माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, इस तरीके का। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए वाई तुम्हारा जो निकलेगा वो होगा ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम कॉस 90 माइनस थीटा, इस डायरेक्शन में वो दिख ही रहा है। और इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, तो ए एक्स अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ रिजल्टेंट, ठीक है, ए एक्स, तो हो जाएगा ए बार ऑफ कैपिटल एम प्लस, प्लस क्या, वो माइनस में आएगा, माइनस ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, कॉस थीटा। इस तरीके से ए एक्स लिख लोगे ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में भी तुम एक्सेलरेशन वगैरह बता सकते हो जो पूछा जाए उस तरीके से। तो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम उसका हो गया। ये हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो वीडियो को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा, अदरवाइज छोड़ सकते हो इसको। पूछा तो यही था, तो ये तुम कर ही लोगे। ये एनालिसिस में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से हम सारे बेसिक क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। तो आओ एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, तो ये फिर वही बैच का क्वेश्चन है। इस तरीके से अपने को एक वेज गिवन है, ठीक। फिर इस पर एक वही छोटा स्मॉल एम ब्लॉक रखा है, और इस पर कंडीशन क्या गिवन है, ये एंगल 37 डिग्री है, और ये v इक्वल टू वी ऑफ कैपिटल एम लिख सकता हूँ मैं इसको, कैपिटल एम से वेज को डिनोट कर दे रहा हूँ, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे क्वेश्चन नोट करो, तुम्हें और आइडिया लगेगा क्या क्या है। तो लिखा है, अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन, अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन एन inclined, sliding down on an inclined surface, on an inclined surface of a triangular wedge as shown, of a triangular wedge as shown, ठीक है। At an instant the velocity of wedge is 2 मीटर पर सेकेंड। At an instant, किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहा है। The velocity of wedge is 2 मीटर पर सेकेंड। तो पिछला क्वेश्चन एक्सेलरेशन पर था, ये वेलोसिटी पर है। टुवर्ड्स राइट and block was seen to move at that instant with velocity c 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो वेज के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा 5 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है, ये इस तरीके का ये कहना चाह रहा है। देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट, देन द
horizontal component as well as vertical component of velocity of block i- in reference frame attached to ground will be। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट बताना है। तो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो आओ देखते हैं। तो बेसिकली बात वही है कि ए बार ऑफ कैपिटल कैपिटल स्मॉल एम रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम तुम्हारा हो जाएगा ए बार ऑफ स्मॉल एम, सॉरी ये तो एक्सेलरेशन बता, वेलोसिटी पर भी सेम चीज अप्लाई होती है, इज इक्वल टू वी बार ऑफ स्मॉल एम माइनस वी बार ऑफ कैपिटल एम। तो वी बार ऑफ स्मॉल एम जो तुम्हारा हो जाएगा वो वेक्टर एडिशन हो जाएगा, स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस वी बार ऑफ कैपिटल एम। तो और देखते हैं, तो पहले वी बार ऑफ कैपिटल एम बना लेते हैं। तो वो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है 2 i कैप या 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। मैं एक्स वाई ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स और वाई इस तरीके से मान ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 i कैप। और इसको अगर मैं देखूं तो इस तरीके से है कि इसके लिए मैं देखूं इस तरीके से तुम्हारा वेज है। तो ये एंगल तुम्हारे पास 37 डिग्री गिवन है। तो तुम्हारा इस डायरेक्शन में बेसिकली 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में, अगर इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ तो 5 cos 37 और ये हो जाएगा 5 sin 37। ठीक है। तो ये वैल्यू जो अपनी बनेगी, ये बनेगी -5 cos 37 डिग्रीज आई कैप प्लस -5 sin 37 डिग्रीज जी कैप। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा ये cos 37 जो होगा तुम्हारा वो होगा 4/5। ये हो जाएगा -5 × 4/5 आई कैप प्लस -5 × 3/5 जे कैप। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4 i कैप, है ना, -3 जे कैप। तो वी बार ऑफ स्मॉल एम सिंपली हो जाएगा ये वाली वेलोसिटी यानी कि -4 i कैप -3 जे कैप प्लस इसकी थी 2 i कैप। ये हो जाएगा तुम्हारा -2 i कैप -3 जे कैप वी बार ऑफ स्मॉल एम। और इसका अगर मॉड लिखना चाहो तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी √4 + 9 इज इक्वल टू √13 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसका डायग्राम अगर तुम देखना चाहते हो वेक्टर डायग्राम तो वैसा है। तो कैपिटल एम की वेलोसिटी जो है वो ये है वी बार ऑफ कैपिटल एम, और वी बार ऑफ स्मॉल एम जो है वो ये है। और अपने को अगर पता हो तो ये एंगल 37 डिग्री था, तो ये भी 37 डिग्री है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बेसिकली बनेगा वी बार ऑफ कैपिटल एम जो कि अपना 2 है, इस तरीके से 2 i कैप, और वी एम कॉस 37 जो बनेगा वो इधर बनेगा। तो ये अपना वी एम कॉस 37 बना था कितना, ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया -4 था ना, तो ये 4 i कैप, तो इधर बनेगा 4। और नीचे की तरफ था तुम्हारा कितना -3 जे कैप था, तो ये हो जाएगा 3। ये है तुम्हारा वेक्टर डायग्राम। इसी को रिजॉल्व किया तो अपना ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से वेलोसिटी का भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो अपन सॉल्व कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। वेज में इसके अलावा एक तरह की प्रॉब्लम और आती है जिसमें हम स्ट्रिंग वगैरह इन्वॉल्व करते हैं, तो वो हम टेंशन पढ़ लेंगे, तो हम आगे इसको कर लेंगे जब स्ट्रिंग, जब अपना कंस्ट्रेंट वाला पार्ट आएगा वहीं पर वेज कंस्ट्रेंट के साथ हम उसके भी क्वेश्चन एक दो कर लेंगे।
और अगर कहीं बुक में है ना तो उसको अभी के लिए छोड़ सकते हो, बाद में उसको कर लेना जब एनुअल में अपना टेंशन वाला पार्ट और इवेंचुअल स्टेट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। तो आई होप जितना भी तुम्हें आज बताया सब समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग, बाय।